हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरयूएचएस ने अपना एक टाइम शेड्यूल जारी किया है और उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जामिनेशंस हैं वो अप्रैल मंथ में कंडक्ट होना बताई जा रही हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल जयपुर नर्सिंग क्लासेज पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पेपर पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डालना शुरू कर दिया है। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएसएन का गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज, यानी कि GERD यानी कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, इसका कोज क्या है, इसके अलावा इसका जो है मैनेजमेंट अपन किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो डेफिनेशन की सबसे पहले बात करें तो GERD इज ए क्रोनिक डाइजेस्टिव कंडीशन इन विच बैक फ्लो ऑफ स्टोमक कंटेंट एंड इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू ईसोफेगस। यानी कि जो GERD होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक क्रोनिक डिजीज़ होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो स्टोमक का और जो इंटेस्टाइनल का जो कंटेंट होता है, यानी कि जो डाइजेशन के लिए जो कंटेंट रहता है, वो कंटेंट वापस ईसोफेगस में मूवमेंट करने लगता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ईसोफेगस में अगर स्टोमक कंटेंट या जो इंटेस्टाइनल कंटेंट का वापस मूवमेंट होता है, यानी जो बैकवर्ड फ्लो होता है, वो अगर देखने को मिलता है तो वो GERD इंक्लूड करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे ड्यू टू GERD ईसोफेगस म्यूकस डैमेज, म्यूकस इंजरी, इरिटेशन, ईसोफेगस जो अल्सर फॉर्मेशन, इसके अलावा फाइब्रस फॉर्मेशन इन ईसोफेगस देखने को मिल सकता है। यानी कि अब इसमें यह बताया रहा है कि जो GERD होता है उसके अंदर क्या क्या डैमेज देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मेनली जो GERD होता है उसके अंदर ईसोफेगस डैमेज होता है। अब ईसोफेगस के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो ईसोफेगस के अंदर जो होता है वो म्यूकस डैमेज हो सकता है, इसके अलावा म्यूकस इंजरी देखने को मिल सकती है, इसके अलावा ईसोफेगस के अंदर जो है इरिटेशन देखने को मिल सकता है, इसके अलावा अल्सर फॉर्मेशन जो होता है ईसोफेगस के अंदर वो देखने को मिल सकता है। और लास्ट अपन बात करेंगे फाइब्रस फॉर्मेशन इन ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस के अंदर फाइब्रस के फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो GERD होता क्या है। तो GERD का ध्यान में रखना कि GERD वह डिजीज़ होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और इसके अंदर अगर ईसोफेगस के अंदर जो स्टोमक कंटेंट या इंटेस्टाइनल जो कंटेंट होता है उसका बैकवर्ड फ्लो देखने को मिले तो वो GERD कहलाता है। इसके अंदर जो है GERD की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, उसके अंदर इंजरी देखने को मिल सकता है, इसके अलावा इसके अंदर जो है इरिटेशन देखने को मिल सकती है। और लास्ट अपन बात करें तो फाइब्रस फॉर्मेशन जो होता है वो क्रोनिक कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेफिनेशन के बाद में, तो वो नेक्स्ट अपन बात करें कोजेज, यानी कि जो GERD होता है उसकी ईटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। अब आपको ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन जो है कोजेज का नाम न देकर ईटियोलॉजी का नाम भी दिया जा सकता है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले बात करें तो फेल्योर ऑफ कार्डियक इंस्पिंक्टर। अब आपको ध्यान रखना है मेन कोज इसका यही होता है, यानी कि जो स्पिंक्टर होते हैं स्टोमक के अंदर, वो स्टोमक के अंदर जो स्पिंक्टर होते हैं या जो स्टोमक की जो एंट्री है और जो एंड पॉइंट होता है उसके अंदर जो स्पिंक्टर होते हैं, अगर वो फेल हो जाएंगे तो जो है फूड का बैक फ्लो देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन जो कोज होता है उसकी बात करें तो पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि जो पाइलोरस पार्ट होता है स्टोमक का, जो पाइलोरस जो पार्ट होता है वो पाइलोरस पार्ट के अंदर अगर स्टेनोसिस यानी कि हार्डनिंग अपन बोल सकते हैं वो देखने को मिले, या स्टेनोसिस जो होता है वो देखने को मिले, तो वो
GERD कोज कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो मोटिलिटी रेट्रोग्रेड डिसऑर्डर, इसके अंदर जो होता है वही चीज़ है कि जो रेट्रोग्रेड यानी कि जो स्टोमक का कंटेंट और जो इंटेस्टाइन का कंटेंट होता है उसका बैकवर्ड फ्लो होता है, तो वो जो होता है मोटिलिटी रेट्रोग्रेड डिसऑर्डर माना जाता है। इसके बाद में होता है फूड हैबिट्स लाइक स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, यानी कि अगर पेशेंट जो होता है वो अगर स्पाइसी फूड या ऑयली फूड का मतलब आदी है, मतलब उसको हैबिट में ले रखा है या ज़्यादा यूज करता है, तो उसके अंदर GERD देखा जा सकता है। इसके बाद में है जो एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड, अगर पेशेंट एक्सेसिव फूड का इंटेक करता है तो उसके अंदर है जो GERD देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एक्टिविटी आफ्टर मील, यानी कि अगर पेशेंट भोजन करने के बाद में एक्सेसिव एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर जो होता है GERD देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर जो है GERD कोज हो सकता है। इसके बाद में कैफीन एंड चॉकलेट, यानी कि अगर पेशेंट एक्सेसिव इंटेक करता है कैफीन का या चॉकलेट्स का तो उसके अंदर जो GERD होता है वो देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो मेन कोज होता है इसका, वो मेन कोज की बात करूँ तो वो होता है फेलियर ऑफ कार्डियक स्पिंक्टर, यानी कि अगर कार्डियक स्पिंक्टर अगर फेलियर हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, उस वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो जो होता है GERD होने का मुख्य चांस होता है। इसके अलावा पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसके अलावा फूड हैबिट्स, स्पाइसी फूड या ऑयली फूड्स जो होते हैं वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसके एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड जो होता है वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि फेल्योर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो इसका मेन कोज माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइन सिम्टम्स की, यानी कि जो GERD होता है उसका मेन साइन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट साइन सिम्टम्स की मैं बात करूं तो वो हार्ट बर्न, यानी कि अगर पेशेंट के अंदर GERD प्रेजेंट है तो उसके अंदर हार्ट बर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो चेस्ट बर्न को अपन पायरोसिस बोलेंगे, यानी कि अगर पेशेंट के अंदर चेस्ट बर्न की जो है शिकायत है तो उसके अंदर GERD हो सकता है। इसके अलावा पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर अगर पेन पाया जाता है या प्रेजेंट होता है तो वो GERD का साइन सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा इंडाइजेशन है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन सेलोविंग, यानी कि डिस्पेजिया, अगर पेशेंट जो है प्रॉपर फूड को सेलो नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर है जो GERD हो सकता है। इसके अलावा हाइपर सलाइवेशन, यानी कि जो पेशेंट की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं अगर वो हाइपर हो रही हैं, उनका जो सलाइवेशन है वो ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट के अंदर GERD हो सकता है। इसके अलावा माउथ सोर है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, यानी मुंह में है जो छाले जो है या इरिटेशन है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे लास्ट साइन सिम्टम्स की, तो वो है एनोरेक्जिया, यानी कि पेशेंट एनोरेक्जिया का भी हो सकता है उसके अंदर प्रेजेंट हो सके। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो मेन जो साइन सिम्टम्स होगा वो होगा इसके अंदर पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन, इसके अलावा चेस्ट बर्न या पायरोसिस जो होता है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद में साइन सिम्टम्स के बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट अपन बात करें डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की, यानी कि कौन कौन से अपन डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन जो है GERD का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। जो GERD होता है उसका पता लगाने के लिए कौन कौन से जो है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन होता है वो एंडोस्कोपी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एंडोस्कोपी के द्वारा अपन जो है पेशेंट का स्टोमक है उसकी कंडीशन या कोई भी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है उसका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसका उपयोग करेंगे CT स्कैन, यानी कि पेशेंट का है जो CT स्कैन अपन करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे USG, यानी कि अल्ट्रासाउंड, USG मतलब अल्ट्रासाउंड। इसके बाद में पेशेंट का अपन MRI का यूज
कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट का अपन MRI भी करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे गैस्ट्रोस्कोपी विजुअलाइजेशन ऑफ इसोफेगस एंड स्टोमक, यानी कि अगर जो अपन पेशेंट का जो स्टोमक होता है और उसका जो इसोफेगस होता है उसकी कंडीशन का पता लगाने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी करवाते हैं, जिससे क्या हो कि पेशेंट के अंदर कोई स्टोमक या जो इसोफेगस होता है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो प्रेजेंट है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन करेंगे एक्सरे, यानी कि एक्सरे अपन पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो स्टूल एग्जामिनेशन, यानी कि पेशेंट के अंदर वो प्रॉपर स्टूल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो स्टूल का जो कंटेंट है उसका एग्जामिनेशन अपन करवा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं। तो आपको मेन ध्यान रखना है, इसके अंदर अपन गैस्ट्रोस्कोपी करवाएंगे और इसके अलावा एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। बाकी जो है CT स्कैन, USG, MRI और इसके अलावा एक्सरे, स्टूल एग्जामिनेशन भी अपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अपन करवा सकते हैं इसके अंदर CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में मैनेजमेंट की, यानी कि अपन कौन कौन सा मैनेजमेंट अपन पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अपन करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो हर डिजीज़ का 3 टाइप से लिखा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना हो तो उसके अंदर अपन जो होता है एक तो डेफिनेशन, इसके अलावा जो साइन सिम्टम्स, कोज, इसके अलावा अपन लास्ट में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और इसके बाद में मैनेजमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट को आपको 3 टाइप से लिखना है। 3 टाइप के अंदर आप मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। और बाकी आपके क्वेश्चन के टाइप और जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको मैनेजमेंट ध्यान रखना 3 टाइप से लिखना है। तो सबसे पहले अपन GERD के जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है उसकी बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले अपन प्रोवाइड करवाएंगे H2 रिसेप्टार, यानी कि जो H2 रिसेप्टार ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो H2 रिसेप्टार ड्रग्स होती हैं वो करवाती, उनका जो फंक्शन क्या होता है तो जो डिक्रीज HCl सिक्रेशन, यानी कि जो H2 रिसेप्टार होते हैं वो HCl सिक्रेशन को कम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो हाइपर सलाइवेशन की जो दिक्कत आ रही है या जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है। तो जो आपको ध्यान में रखना है कि H2 रिसेप्टार्स होते हैं वो जो HCl होता है उसके सिक्रेशन को डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन करवाएंगे प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन, यानी कि पेशेंट को है जो प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या प्रोवाइड करवाएंगे तो इस पेशेंट को है जो मेटाक्लोरोपिमाइड प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो ये ड्रग्स होती हैं ये क्या काम करती हैं तो ये एम्प्टी स्टोमक करती हैं, यानी कि जो स्टोमक होता है उसको फुली एम्प्टी करती है, यानी कि जो पेशेंट के अंदर जो होता है स्टोमक के अंदर कोई कंटेंट अवेलेबल है तो पेशेंट के अंदर अपन जो है इस ड्रग्स का यूज करके या जो इन ड्रग्स का यूज करके अपन उसको पूरा खाली करवा सकते हैं या जो बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। इसके बाद में प्रोवाइड एंटी एसिड, यानी कि जो एसिडिटी होती है या जो एसिड होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन एंटी एसिड प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी कि पेशेंट को जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्रोवाइड करवाएंगे। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो काम क्या करते हैं तो जो होते हैं तो जो PPI होते हैं, यानी जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो एसिड से रिलेटेड जो भी डिजीज़ या जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है उन्हें कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि प्रोकाइनेटिक जो मेडिकेशंस होती है उनका जो काम होता है वो क्या होता है। तो मैं प्रोकाइनेटिक जो मेडिकेशन होती है उनके फंक्शन की बात करूं तो जो प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन होती हैं वो जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है उनका इंक्रीज करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फूड का मूवमेंट होता है वो बढ़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में बात करें तो अपन करवाएंगे उसका सर्जिकल मैनेजमेंट,
यानी कि GERD जो होता है उसके अंदर अपन कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करूं तो पाइलोरोप्लास्टी। अब पाइलोरोप्लास्टी होता है क्या, तो जो पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है, यानी कि जो स्टोमक के अंदर जो पाइलोरस पार्ट होता है उसके पास, उसके अंदर जो स्पिंक्टर होता है उसका जो होता है मतलब रिपेयरमेंट होता है, उसको पाइलोरोप्लास्टी बोलते हैं। यानी कि किसी वर्ड के अंदर प्लास्टी लास्ट में आ जाए आपके पास, प्लास्टी जो होता है वो जुड़ा हुआ आ जाए लास्ट वर्ड, तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि रिपेयरमेंट, यानी कि उस ऑर्गन का जो होता है रिपेयर किया जाता है। इसके बाद में फंडुलोप्लिकेशन, यानी कि फंडोप्लिकेशन अपन करवा सकते हैं। अब जो ये फंडोप्लिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, तो जो फंडोप्लिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि स्टोमक और को जो है मतलब स्टोमक को जो है या स्टोमक के चारों तरफ अपन रेपिंग करते हैं, जिसका यूज अपन जो GERD होता है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जो फंडोप्लिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि स्टोमक के अराउंड लोअर इसोफेगस के चारों तरफ जो है रेपिंग की जाती है और जो है GERD का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो बात हो गई सर्जिकल मैनेजमेंट की। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि GERD के अंदर अपन कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो अपन अवॉइड स्पाइसी एंड फैटी फूड, यानी कि पेशेंट को है जो स्पाइसी फूड और जो फैटी फूड है उन्हें अवॉइड करवाना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अवॉइड है हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक, यानी कि पेशेंट के अंदर हॉट एंड जो कोल्ड ड्रिंक होती है उन्हें अवॉइड करवाना है। इसके बाद मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, यानी कि पेशेंट के अंदर जो इनटेक आउटपुट चार्ट होता है उसको मेंटेन करना है। इसके बाद में प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी कि पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। इसके बाद में प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि पेशेंट को है जो प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। हेल्थ एजुकेशन के अंदर अपन कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को अपन यूज करना है, इसके बारे में एजुकेटेड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूज ब्लेंड डाइट, यानी कि पेशेंट को है जो हल्का भोजन करवाना है, यानी कि जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, तो ये है जो ब्लेंड डाइट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आपको बताना है कि पेशेंट को है जो ब्लेंड डाइट प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद में एडमिनिस्टर जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, यानी कि जो H2 ब्लॉकर्स, इसके अलावा एंटासिड्स या जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है फिजिशियन के द्वारा उन्हें प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि पेशेंट के अंदर प्रॉपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाना है, उसका पता लगाना है या जो है अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर फ्लूइड कम है तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि जो GERD होता है उसका होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से मैं फास्टली रिपीटेशन लेना चाहूँ तो जो GERD होता है उसका आपको ध्यान में रखना है कि GERD जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्रोनिक डिजीज होता है। उसके अंदर क्या होता है कि स्टोमक या जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है उसका बैक फ्लो देखने को मिलता है। अब जो बैक फ्लो होता है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है इसका कारण, तो उसके कारण की मैं बात करूं या जो GERD होता है उसके कारण क्या क्या अपन जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले डैमेज इन म्यूकस ऑफ ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस की म्यूकस जो होती है वो डैमेज हो सकती है। इसके अलावा जो म्यूकस इंजरी देखने को मिल सकती है, इसके अलावा इरिटेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अल्सर फॉर्मेशन ईसोफेगस के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फाइब्रस फॉर्मेशन जो है ईसोफेगस के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेफिनेशन के बाद में कोजेज की, यानी कि कौन कौन से कोज होते हैं वो ईसोफेगस के अंदर GERD करवा सकते हैं या जो कारण होते हैं उसके। तो फेलियर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर ये मेन कोज होता है, यानी कि कार्डियक स्फिंक्टर होता है अगर वो फेल हो जाएगा तो जो बैक फ्लो होता है फूड का वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है देखने को प्रेजेंट हो या देखने को मिले तो वो जो है GERD कोज करवा सकता है। इसके बाद में मोटिलिटी रेट्रोग्रेड डिसऑर्डर,
इसके बाद में फूड हैबिट्स लाइक स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, यानी कि पेशेंट अगर स्पाइसी फूड या ऑयली फूड का जो है यूज करता है तो इसके अंदर जो है GERD देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, यानी कि पेशेंट है जो एक्सेसिव फूड का इनटेक करता है तो उसके अंदर GERD देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एक्टिविटी आफ्टर मील, यानी कि पेशेंट या जो पर्सन है वो फूड इनटेक करने के बाद में या मील के बाद में एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर GERD देखने को मिल सकता है। इसके बाद में सिगरेट स्मोकिंग और कैफीन एंड चॉकलेट ये रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, लेकिन इसका जो मेन कोज होता है वो कोज होता है फेलियर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर और इसके अलावा पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस का मतलब हो गया है कि बैक फ्लो, एक तरह से अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट बात की तो नेक्स्ट बात करेंगे साइन सिम्टम्स की, यानी कि GERD के अंदर अपन कौन कौन से साइन सिम्टम्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हार्ट बर्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद में चेस्ट बर्न या जिसे अपन पायरोसिस बोलते हैं वो देखने को मिल सकता है। इसके में पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन, यानी कि जो एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है उसके अंदर पेन देखने को मिल सकता है। इसके बाद में इंडाइजेशन की कंडीशन हो सकती है। इसके बाद में डिफ़िकल्टी इन सेलोविंग, यानी कि डिस्पेजिया जो होता है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद में हाइपर सलाइवेशन है जो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा माउथ सोर, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड एनोरेक्जिया भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की, यानी कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन GERD को कंफर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो एंडोस्कोपी का यूज अपन कर सकते हैं। इसके अलावा CT स्कैन ऑफ पेशेंट का करवा सकते हैं। इसके अलावा USG का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा MRI, और इसके अलावा अपन नेक्स्ट करें तो गैस्ट्रोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ इसोफेगस एंड स्टोमक, यानी कि जो गैस्ट्रोस्कोपी होता है उसको वो क्या होता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ इसोफेगस एंड स्टोमक की जो प्रोसेस होती है उसे गैस्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। तो अपन इसके अंदर गैस्ट्रोस्कोपी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे का यूज कर सकते हैं और लास्ट में अपन स्टूल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो पेशेंट के अंदर अपन H2 रिसेप्टार प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो H2 रिसेप्टार क्या करेंगे, HCl की सिक्रेशन को कम करेंगे और जो हाइपर सलाइवेशन की कंडीशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद में प्रोकाइनेटिक्स मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में जो मेटाक्लोरोपिमाइड जो ड्रग्स होती है वो प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो ये ड्रग्स होती है वो स्टोमक को जो है एम्पिटी करने का काम करती है, यानी कि खाली करने का काम करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन प्रोवाइड एंटासिड, जो एसिड है अगर उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई है तो उसे न्यूट्रलाइज करवा सकता है ये एंटासिड। इसके बाद में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब आपको ध्यान रखना है कि डिजीज़ के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट अगर पूछा जाता है तो आपको ज़रूर लिखना है। बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर अपन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस डिजीज़ का अपन सर्जिकल मैनेजमेंट कौन कौन सा कर सकते हैं। तो GERD की मैं बात करूँ तो GERD के अंदर अपन पाइलोरोप्लास्टी करवा सकते हैं। पाइलोरोप्लास्टी के अंदर क्या होता है कि जो पाइलोरस पार्ट होता है या जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है उसका रिपेयरमेंट है जो किया जाता है, उसे रिपेयर करते हैं। इसके बाद में जो फंडुलोप्लिकेशन होता है, यानी कि जो फंडुलोप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि स्टोमक के अराउंड लोअर इसोफेगस होता है उसकी रेपिंग की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट की, यानी कौन कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट अपन GERD के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अवॉइड स्पाइसी एंड फैटी फूड, यानी कि पेशेंट के अंदर फैटी फूड और जो स्पाइसी फूड है उसे अवॉइड करना है। इसके बाद में हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है। इसके अलावा इनटेक और जो आउटपुट चार्ट होता है उसे मेंटेन करना है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है और जो यूज ऑफ ब्लेंड डाइट, यानी कि पेशेंट के अंदर ब्लेंड डाइट का यूज करना है। इसके बाद में एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, यानी कि जो फिजिशियन होता है जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है वो प्रोवाइड करवानी है।
इसके बाद में नेक्स्ट अपन करवा सकते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि GERD होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।